हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। जैसा कि पिछले वीडियो हमने क्या करा दिया था, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर आपके एग्जाम में आता है, समय को देखते हुए बहुत कम समय बचा है, मुश्किल से 1 से 1.5 महीना। इनमें क्या करना है, आपको रिविजन करना है। इन समय में क्या करना है, रिविजन करना। तो वही हम कराने का आपको काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम लिए हैं फिजिक्स का इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाला प्रश्न। हालांकि ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 में भी लाऊंगा, ठीक है ना। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का आता है। कितना नंबर का फिजिक्स में आता है? 6 नंबर का। और इसी से लड़ेगा, इस बात की मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, अच्छा इस क्लास का PDF जो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। क्या जरूरत है? समझने की जरूरत है। PDF से कुछ होता नहीं, PDF मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पहले क्लास को समझ लीजिएगा। PDF में पासवर्ड रहता है, आपको क्लास के बीच में ही बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी और भी लेंगे, आपको 3 को लिख दिया पहले हम। पहले आपको क्या तैयार करना है, अवतल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध करें। इसको डायरेक्ट समझना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। देखिए आपको पता है कि ऐसे ही बनता है, ऐसे बनता है आपका, ऐसे बनता है उत्तल दर्पण और ऐसे बनता है आपका अवतल दर्पण बनता है। हमेशा दायां साइड पोतते हैं। तो देखिए इसका भी ये दायां साइड पोता हुआ है, इसका भी दायां साइड पोता हुआ है। तो ये आपका हम अवतल दर्पण ले लिए हैं। ये क्या है? मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, फोकस, वक्रतागन, इतना सबको पता हुआ, ठीक है ना। अब देखिए AB क्या है ना, ये जो AB है ये क्या है? आपतित किरण। क्या है ये? आपतित किरण। जैसे ये यहाँ से आया, तो जैसे यहाँ दर्पण पर पड़ेगा यहाँ पर, तो क्या होगा? दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन होगा, और परावर्तन होकर कहाँ जाएगा? फोकस जाएगा। ये रूल है। देखिए इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आए तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो ये मुख्य अक्ष हो गया। तो ये रेखा देखिए इसके समांतरण है भाई, ये जो AB है इसके समांतर है। तो AB को बोल देंगे आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर पड़ा, अब मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ जाएगा? टकराने के बाद यहाँ टकराएगा, टकरा के सीधे ये फोकस से गुजरेगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब आपको पता है कि मान लीजिए दर्पण ऐसे है, तो ये आपतित किरण ऐसे आया और ऐसे परावर्तन हो गया। यही हुआ है यहाँ पर, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। ये देखिए ऐसे आया, ऐसे चला गया। इसके बीच में क्या करते थे? अभिलंब खींचते थे। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, ये जो लाल वाला दिख रहा है ना आपको, लाल वाला, ये अभिलंब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अभिलंब का काम कर रहा है। और देखिए अभिलंब खींचने के बाद क्या होता था? इधर वाला आपतित ये आपका आपतन कोण होता था, ये आपका परावर्तन कोण होता था। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया आपतन कोण I और R मतलब हो गया परावर्तन कोण, ठीक है ना। अब जरा देखिए कि ये कोण जो है ना, देखिए ऐसे करके देखिएगा, ऐसे करके, 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 ऐसे करके एक जड़ बन रहा है। देखिए एक बार फिर से करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके जड़ न बन रहा है। तो जहाँ भी जड़ बने, आप मैथ में पढ़े होंगे एकांतर कोण, तो ये कोण क्या होगा? इसके क्या है? बराबर है, क्योंकि जड़ बन रहा है। संगत कोण मतलब एकांतर कोण। तो वही हम यहाँ पर किए हैं। तो अब पूरा हम चलते हैं। पहले लेते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BCF लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, भागिए नहीं का बहुत मेहनत लगता है। देखिए इतना पहले हम लिखे हैं, अभी और लिखना बाकी, इसलिए इतना जो मेहनत कर रहे हैं आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। आप लोग आधे देखते हैं भाग जाते हैं ना, ये गलत है। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BCF देखते हैं। त्रिभुज ABC ABC, ये आपका क्या है? त्रिभुज बन रहा है। अगर इसको ऐसे हम खींच देते हैं ना, त्रिभुज ABC त्रिभुज बन रहा है, एवं BCF कहाँ है? BCF ये त्रिभुज बन रहा है। देखिए इनमें क्या है? कोण ABC बराबर है BCF के। देखिए हमेशा बीच वाला कोण लेते हैं, तो इसमें ये B हो जाएगा बीच वाला, इसमें ये C हो जाएगा बीच वाला कोण। तो देखिए ABC कहाँ? ABC A यानी कि BC यानी कि ये वाला कोण, ये किसके बराबर है? BCF के, यानी कि BCF यानी इसके बराबर है, यानी कि ये कोण इसके बराबर। तो बोल देंगे क्या है? ये एकांतर कोण से बराबर। बोलिए देते ये कोण एकांतर कोण है, जड़ बन रहा है, ठीक है ना। दूसरा बात करते हैं, कोण ABC, फिर ABC आ गया तो बीच वाला लेंगे B वाला, और CB फिर भी यहाँ बीच वाला, तो बराबर है किसके नियम से? परावर्तन के नियम। बोले थे ना कि ये कोण क्या होता है? इसके बराबर होता है परावर्तन के नियम से, ठीक है ना। तो देखिए ये कोण क्या होगा? इसके बराबर, क्योंकि ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और बीच में अभिलंब। तो ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे परावर्तन के नियम से, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जब ये दोनों बराबर हो गया, अब देखिए क्या है? BF बराबर CF है। तो BF जरा देखिए तो कहाँ है? देखिए ये जो BF बराबर है किसके? CF के बराबर है। कैसे? दो विपरीत कोणों के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो ध्यान से जरा, ये BF जो है, चूंकि पता है कि ये कोण भी क्या है? इसके बराबर है,
तो इस कोण के सामने वाले भुजा कौन है, इस कोण के सामने वाले भुजा कौन है, ये बी एफ है, तो बी एफ लिख दिए। और फिर इस कोण के सामने वाला भुजा कौन है, सी एफ है, तो बी एफ बराबर सी एफ क्या है, बराबर। मतलब भुजा बराबर है तो मतलब कोण बराबर है तो उसके सामने वाले भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अरे पता है कि ये कोण इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी इसके बराबर है। समझो बात को, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर भी है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो इसके सामने वाला भुजा हो गया आपका बी एफ और इसके सामने वाला भुजा आपका होगा सी एफ, तो बी एफ सी एफ क्या है, बराबर। ठीक है ना। तो अब बी एफ बराबर पी एफ। अब देखिए सी एफ के बदले में पी एफ क्यों लिखे हैं, सी एफ कहाँ आपका है, सी एफ एरिया, सी एफ के बदले क्या लिखे हैं, पी एफ लिखे हैं। देखिए बी एफ बी एफ बी एफ, ये आपका हो गया बी एफ, इसके बराबर कौन है, पी एफ। कौन है, पी एफ। देखिए ये जो बी पी आपका है ना, बी पी दिख रहा है आपको, इसका अवतल जो दर्पण है, अवतल दर्पण का जो होता है ना, द्वारा काफ़ी छोटा होता है। क्या होता है, द्वारा काफ़ी छोटा होता है, इसलिए कहते हैं कि ये रेखा इस पर ही आ जाता है, ये रेखा इस पर ही आ जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि बी एफ बराबर किसके होगा, पी एफ के होगा। फिर से एक बार, बी एफ बराबर किसके होगा, पी एफ के, क्योंकि वक्रता जो इसका वक्रता कह रहे हैं, इसका जो द्वारक होता है ना, अवतल दर्पण, द्वारक काफ़ी छोटा होता है, इसलिए दोनों आपस में क्या चढ़ जाते हैं, बराबर जाते हैं। तो हो गया। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड, समीकरण फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया। देखो समीकरण फर्स्ट में क्या है, ये बी एफ बराबर है, जब बायां साइड बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। तो कर दीजिए सी एफ बराबर पी एफ हो गया। अब चित्र से चलते हैं। आपको पता है कि पी एफ माने क्या हो गया, फोकस दूरी, और पूरा पी सी माने क्या हो गया, वक्रता केंद्र। बोले तो वक्रता मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया फोकस दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या आर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। ठीक है ना। तो पी सी को हम नहीं लिख सकते हैं पी एफ जोड़ सी एफ, फिर तो पी सी पूरी आ जाएगा। फिर से पी सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ जोड़ सी एफ, फिर बड़का पुट जाएगा हमारा। तो वही लिखे हैं पी सी बराबर पी एफ जोड़ सी एफ। अब पी सी का मतलब क्या है, पी सी का मतलब वक्रता त्रिज्या मतलब आर, तो पी सी का मतलब आर दे दिए। अब पी एफ का पी एफ लिख दिए, अच्छा पी एफ का पी एफ लिख दिए, सी एफ, सी एफ के बदले में पी एफ लिखें। का है, आपको पता है कि सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। सॉरी, सी एफ जो है किसके बराबर है, सी एफ बराबर पी एफ के, तो सी एफ के बदले हम पी एफ दे दिए। अब पी एफ का मतलब एफ, तो एफ जो है एफ आर बराबर 2f। तो आसानी से हमने इसको प्रूव कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, उतारने की जरूरत नहीं है, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, लेकिन पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो काहे लीजिएगा स्क्रीन। ठीक है, आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सिद्ध करें। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास को छोड़ना मत। ठीक है ना। फिर इसमें हम अवतल दर्पण बना दिया, थोड़ा सा आपको समझाते शॉर्ट में। ये अवतल दर्पण इस तरह से होता है आपका ना, हमेशा दायां साइड पोतते हैं। फिर ये बना दिया वक्रता ध्रुव, यहाँ फोकस केंद्र बना दिया। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या किया है ना कि वक्रता केंद्र के पीछे वस्तु को रखें। ये वाला वस्तु का नाम क्या दे दिया है, एक्स वाई। क्या दे दिया है, एक्स वाई। तो जैसे ये, अब देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है। अभी तुरंत बोले हम कि मुख्य अक्ष के समांतर जैसे कोई भी किरण जाएगी ना, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी। तो देखिए, तो ये मुख्य अक्ष है, तो ये किरण जो जा रही है इसके तो ये समांतर है, तो जैसे जाएगी यहाँ पर टकराएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा किरण गुजारते हैं वक्रता केंद्र से। कौन गुजारते हैं, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दर्पण में किरण को वक्रता केंद्र से गुजारे तो वापस वो टकराने के बाद दर्पण से वक्रता केंद्र से ही लौट जाता है। तो वक्रता केंद्र से गुजारे तो ये गया 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 गया, यहाँ दर्पण से यहाँ टकराया, तो जैसे आया था इसका मतलब क्या हो गया, आया और यहाँ टकराया तो वापस उसी रेखा पर चला गया। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर मिला, ये वाला किरण इधर आया परावर्तन बाद, और ये वाला किरण इधर चला गया, तो दो किरणें जहाँ मिलती है वहीं क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। तो वस्तु हमारा इतना बड़ा था, प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा बना है। ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, अब त्रिभुज एक्स वाई सी एवं त्रिभुज एक्स डैश वाई डैश सी में देखते हैं। तो एक्स वाई सी कहाँ है, देखिए एक्स वाई सी, ठीक है दिख गया, और एक्स डैश वाई डैश सी। तो एक्स डैश वाई डैश सी क्या देखते हैं कि देखिए आपको पता है कि ये कोण और इसका ये कोण क्या आपस में बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। तो वही लिखे हैं कोण वाई एक्स सी, कोण वाई एक्स सी हमेशा बीच वाला का वैल्यू होता है, एक्स यहाँ आया तो यानी कि ये वाला बराबर वाई डैश एक्स डैश सी, फिर यहाँ एक्स डैश का वैल्यू, तो एक्स डैश भी 90 है। तो क्या कारण क्या दे दिया, समकोण है। क्या दे दिया, समकोण। फिर बात करते हैं कोण एक्स सी वाई, फिर क्या होगा, सी वर होगा। कोण एक्स डैश सी डैश वाई, फिर क्या होगा, सी होगा। क्या क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। आपको पता होना चाहिए कि दो रेखाएं जब आपस में काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए
ये कौन देखिए, ये रेखा एक ऐसे गया, ये रेखा एक ऐसे गया, तो काटा ना जी यहाँ पर, तो इसके दोनों ओर क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। तो वही हम लिख दिए हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल एंगल जिसको बोलते हैं ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिए, जब दो कोण बराबर हो गया, दो कोण जब बराबर हो गया, तीसरा क्या होता है, खुद बराबर हो जाता है। मान चलिए कि दो त्रिभुज हमारे पास है, इसका ये कोण मान लेते हैं 30 है, ये कोण 40 है, इसका भी ये कोण 30 है, इसका भी ये कोण 40 है। जब दो कोण, दोनों त्रिभुज का एक कोण बराबर है, दो बराबर है, तो तीसरा क्या होगा, खुद बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी है, तीसरा क्या होगा, तीसरा कौन बच गया, ये बच गया, तो ये भी इसके तुरंत बराबर हो जाएगा। जब तीनों कोण बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए समरूपता से दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप। तो वही लिख दिए हैं, त्रिभुज एक्स वाई सी समरूप त्रिभुज एक्स डैश वाई डैश सी समरूप होंगे। अब देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो क्या होता है, रूल क्या, उनके संगत भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो देखिए, ये दोनों त्रिभुज है, तो एक्स वाई यानी कि इसका दो भुजा, इसका एक भुजा लेंगे तो इसका सेम, मतलब जो इसका भुजा लेंगे सेम इसका लेना पड़ेगा। तो इसका एक्स वाई तो इसका एक्स डैश वाई लेना पड़ेगा। तो एक्स वाई बटा एक्स डैश वाई, यहाँ भी देख लीजिए एक्स वाई और यहाँ इसका एक्स डैश, यानी कि जैसा इसका वाला भुजा लेंगे वैसा ही इसका वाला भी लेंगे। तो एक्स वाई बटा एक्स डैश वाई, ठीक है ना। अब इसका मान चलिए हम एक्स सी लेते हैं, इसका क्या लेते हैं, एक्स सी लेते हैं, तो इसका भी ऐसा ही लेना पड़ेगा। तो एक्स सी और बटा एक्स डैश सी ले लीजिए। इसका सूत्र वाला भुजा लिया है, इसका भी सूत्र वाला भुजा ले लीजिए, तो हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण फर्स्ट। जैसे ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हुआ, सेम उसी प्रकार अब इसमें आपको वापस इसका एंगल सब बराबर नहीं करना, ज़्यादा लंबा चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसी प्रकार त्रिभुज क्यू पी एफ, खोजिए क्यू पी एफ कहाँ है, देखिए क्यू पी एफ। अभी हमने बोला था कि ये क्यू जो है ना पी के काफ़ी नज़दीक होता है, क्योंकि अवतल दर्पण का द्वारक छोटा है, अवतल दर्पण का क्या है, द्वारक काफ़ी छोटा है, इसके कारण जो क्यू पी के नज़दीक ही होता है, ठीक है ना। तो हम ये खींच देते हैं, तो क्यू पी एफ किसके बराबर होगा, मतलब बराबर नहीं, समरूप किसके होगा, वाई डैश एक्स डैश एफ, वाई डैश एक्स डैश एफ। जैसे ये बराबर हुआ ना, सेम वैसे बराबर इसका भी एक कोण समकोण होगा, शीर्षाभिमुख होगा, है ना, देख लीजिए ना, सीधे दिख रहा है। तो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जैसे इसका ये आपको लिख देना है उसी प्रकार, अपने वो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। अब सेम इसका भी क्यू पी, तो क्यू पी बटे क्या हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्स डैश। तो क्यू पी बटे एक्स डैश वाई डैश बोलिए, वाई डैश एक्स डैश बोलिए, बात है कि है बराबर। इसका अगर पी एफ लिए हैं, इसका अगर पी एफ लिए हैं तो इसका भी क्या लेंगे, एक्स डैश एफ लेंगे। तो पी एफ बटे एक्स डैश एफ, ये क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड, समीकरण क्या लेते हैं, फर्स्ट एवं सेकंड से। देखिए फर्स्ट में क्या है कि एक्स वाई बटे एक्स डैश वाई है, और सेकंड में क्या है, क्यू पी बटे एक्स डैश वाई है, और इसका बात करें एक्स सी बटे एक्स डैश सी है, और पी एफ बटे क्या है, एक्स डैश एफ है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर जो ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई इतना ही जितना इसका ऊंचाई है ना, सेम ऊंचाई इसका भी है, यानी बोल सकते हैं कि ये रेखा यानी एक्स वाई रेखा क्यू पी रेखा क्या है, समांतर है। जब समांतर है तो समान हाइट भी होगा, इसलिए एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, क्यू पी के बराबर। देखिए हम लिख भी दिए हैं, एक्स वाई बराबर क्यू पी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स सी बटे एक्स डैश सी बराबर, यानी कि इसका ये वाला पार्ट, मतलब इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट आपस में क्या करना है, बराबर, क्योंकि ये दोनों पार्ट ऑलरेडी बराबर हो चुका है, ठीक है ना। तो ये हम लिख दिए, यहाँ कारण भी दे दिए हैं। अब जरा देखिए एक्स सी चित्र में खोजिए, एक्स सी कहाँ है, एक्स सी आपका ये है एक्स सी, ठीक है ना। तो एक्स सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको पता है कि कोई भी दूरी मापते हैं तो हम ध्रुव से मापते हैं। तो वस्तु की दूरी यू होता है, प्रतिबिंब की दूरी भी होता है, ठीक है ना। तो P से वस्तु यहाँ रखे हैं ना, तो P से x यानी पी एक्स क्या हो गया, वस्तु की दूरी हो गया, पी एक्स क्या हो गया आपका, वस्तु की दूरी यू हो गया। तो यहाँ तो एक्स सी ना, तो एक्स सी को हम कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स में घटा देंगे पी सी को, तो वही किए हैं, पी एक्स घटा पी सी। अरे इतना गो में इतना को घटा देंगे तो इतना को निकल जाएगा हमारा, तो वही किए हैं, एक्स सी को। फिर है एक्स डैश सी देखिए कहाँ है, एक्स डैश सी है, इसको भी ऐसे करेंगे। तो एक्स डैश सी को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए पी सी मतलब ये पूरा। अब देखिए सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, सी का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, ठीक है ना, वक्रता केंद्र होता है। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। हमको निकालना क्या है, एक्स डैश सी निकालना है। तो पी सी में अगर पी एक्स डैश घटा दे, क्या घटा दे, पी एक्स डैश घटा दे, तो क्या निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा एक्स डैश सी निकल जाएगा। तो वही हम लिखें। और पी एफ देखिए
पी एफ मतलब ये फोकस है और ये ध्रुव है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये हम कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए वही लिख दिया। और एक्स डैश एफ को देखिए, एक्स डैश एफ कहाँ है? एक्स डैश एफ आपका ये है। देखिए हमको एक्स डैश एफ निकालना ये वाला, तो पी एक्स डैश में यानी कि इतना में इतना अगर घटा देंगे तो ये चुटकुनवा निकल जाएगा। तो हम लिख दिए हैं पी एक्स डैश और घटा पी एफ लिख दिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ाते हैं। पी एक्स का मतलब क्या है? वस्तु की दूरी यानी कि यू। अब माइनस क्यों लिखे हैं? आपको पता होना चाहिए कि ध्रुव के बाएं साइड जो भी होता है सब माइनस में होता है, दाएं साइड प्लस में होता है। तो पी एक्स तो बाएं साइड है ना, तो इसलिए क्या दिए हैं? माइनस दिए हैं। क्या दिए? माइनस। और माइनस ऑलरेडी है तो दे दिए। फिर पी सी, पी सी क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या मतलब आर कहते हैं। तो ये भी बाएं साइड है, तो ये भी हम क्या दे दिए? बाएं साइड, माइनस ला के आर दे दिया। फिर बटा है तो बटा दे दिए। फिर पीसी क्या है आपका? आर है, पता है पीसी कितना है? आर आपका हैवे क्या है? और माइनस है तो माइनस दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। पी एक्स डैश, पी एक्स डैश मतलब पी एक्स डैश आपका क्या है? देखिए प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना है, क्योंकि ध्रुव से जहाँ प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो पी एक्स डैश प्रतिबिंब की दूरी क्या बोलते हैं? भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भी। और ये भी देखिए बाएं साइड है, तो ये भी क्या होगा? माइनस होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और पी एफ, पी एफ का मतलब क्या है? ये तो पी एफ है ही, तो पी एफ क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पहले से हम माइनस दे दिए, पी एफ का मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी इधर है। अब आगे कैलकुलेशन गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना। देखिए माइनस यू गुना माइनस भी तो प्लस यू भी, फिर माइनस यू और माइनस यू गुना माइनस करेंगे क्या? प्लस हो जाएगा। फिर प्लस गुना माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस यू एफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं माइनस गुना। अब देखिए माइनस आर गुना माइनस भी करेंगे तो क्या होगा? प्लस, और एगो माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस भी आर, और फिर माइनस आर गुना माइनस सब तो क्या हो जाएगा? प्लस आर एफ हो जाएगा। अब बराबर इधर हो जाएगा बराबर। फिर देखिए माइनस आर गुना माइनस एफ प्लस आर एफ, फिर माइनस गुना माइनस प्लस और हो जाएगा माइनस भी एफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन है ये तो खैर आपको करने आना चाहिए, ठीक है ना, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। अगर ये नहीं आता तो फिर कैसे आप सोल्व कर पाओ? ये तो मैथ वाला बात है ना। अब आगे हम करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए कि ये आर एफ बराबर में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि चिन्ह बराबर है। अब देखिए यू भी का यू भी लिख दिए, माइनस का माइनस, यू एफ का यू एफ, माइनस बी आर का। देखिए आर बराबर क्या होता है आपको पता है? तुरंत प्रूव करें। देखिए आर बराबर 2f प्रूव करे हैं, तो आर के बदले हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2f लिखते हैं, और बराबर का बराबर माइनस भी एफ का माइनस भी एफ लिख दिए। अब देखिए यू भी माइनस यू एफ, अब जो माइनस 2 हुआ ये उसको उधर फेंक देते, क्या होगा? प्लस 2 यू भी माइनस यू एफ बराबर 2 में माइनस भी एफ गलत क्या होगा? बी एफ हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इतना जो इक्वेशन निकला है ना, इतना जो इक्वेशन निकला है, इसमें हम क्या कर देते हैं? यू भी एफ से भाग दे देते हैं। किससे भाग दे देते हैं? यू भी एफ से भाग देते हैं। तो जब यू भी बटे यू भी एफ माइनस यू एफ बटे यू भी एफ बटे यू भी एफ, इतना करके तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। यू भी खत्म, यू एफ खत्म, भी एफ खत्म, तो क्या बचा? 1/f माइनस का माइनस, इधर बचा 1/b, इधर क्या बचा है? 1/u। तो 1/f को इधर रहने दिए, अब माइनस भी को उधर फेंक दिया, यानी माइनस 1/b को उधर फेंक दिया, क्या आ गया? 1/b प्लस 1/u। तो देख लीजिए आपका ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। 1/f बराबर 1/b प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका अवतल दर्पण में भी हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। देखिए 3 गो अभी तक आपको सिद्ध करने वाला हम बता रहे हैं, 3 गो। एक रास फालतू करने ना है, जो हम करा रहे सिर्फ वही करना और कुछ नहीं करना, और अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। उत्तल लेंस में कह रहा है, देखिए उत्तल लेंस पहले ही हम बना दिए, सब चीज पहले इसलिए बना के रखे हैं कम समय में आपको ज्यादा चीजें समझा सके, है ना। अगर बताते रहेंगे तो हमको लगता है 2-3 घंटा लग जाएगा ये सब करने में, क्योंकि और भी क्वेश्चन कराना है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो उत्तल लेंस पहले हम बना दिए हैं। आपको पता है कि ऐसे बनता है आपका अवतल लेंस और ऐसे बनता है उत्तल लेंस, थोड़ी सी जानकारी। और इसका प्रकाशिक केंद्र, इसका भी प्रकाशिक केंद्र। दर्पण में ध्रुव होता है और उसी के बदले यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होता है, ठीक है ना। चलिए और पता है इसका भी ऐसे मुख्य अक्ष होगा, ऐसे मुख्य अक्ष, इसमें भी। अच्छा यहाँ थोड़ी सी बात की है कि आपका जो दर्पण बनता है वो एक के गोला से मिलकर बनता है, बीच से फाड़ दिए तो एक उत्तल निकल गया, अवतल निकल गया। लेकिन जो है लेंस में 2 गोला चाहिए। कितना गोला चाहिए? 2 गोला। ये मिटा दिए, ये मिटा दिए, देखिए ये मिटा दिए, तो ये बन गया उत्तल। अच्छा 2 गोला से मिलकर बना मतलब 2 केंद्र होगा, सीधी सी बात है, मतलब 2 गो वक्रता केंद्र होगा, ठीक है ना। तो देखिए एक वक्रता केंद्र यहाँ हो गया, एक वक्रता केंद्र यहाँ हो गया, ठीक है ना। दर्पण में एक के वक्रता केंद्र कहा कि एक के गोला से मिलकर बनता है, ठीक है ना। और फोकसो 2 गो होगा, जब गोला 2 गो तो फोकसो 2 गो, सीधी सी बात है ना। तो सब चीज लिख दिए हैं इसमें। अब देखते हैं डायरेक्ट इसमें देखते हैं, वस्तु को कहाँ रखे हैं? 2f1 और f1 के बीच रखे, ये रख दिए यहाँ पर। तो
तो पहला किरण कौन से गुजारे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, इसके देखिए ये समांतर गुजारे हैं। वस्तु का नाम क्या है, ए और बी वस्तु का नाम है। तो दर्पण रहे कि लेंस रहे, मुख्य अक्ष से जिससे गुजारिएगा ना तो फोकस से गुजरेगा, दर्पण में परावर्तन हो जाएगा, लेंस में अपवर्तन हो जाएगा। तो जैसे ये किरण देखिए यहाँ पर गया, यहाँ पर टकराया लेंस के एकदम बीचों बीच सेंटर पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका परावर्तन नहीं अपवर्तन, लेंस न है तो अपवर्तन में कहाँ जाएगा, देखिए फोकस से चला गया, ठीक है ना। दूसरा किरण कौन गुजारे हैं, प्रकाशी केंद्र से। कौन गुजारे हैं, प्रकाशी केंद्र से। देखिए दर्पण में क्या होता है, दर्पण में क्या होता है, अगर आप वक्रता केंद्र से गुजारिएगा तो वक्रता केंद्र से गुजारने के बाद क्या होता है, उसी से चला जाता है, यानी कि वक्रता केंद्र जैसे गुजारेंगे परावर्तन के बाद सेम उसी से। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रकाशी केंद्र से जैसे गुजारेगा तो उसी रास्ते से उनका अपवर्तन भी होता है। तो ये इसका क्या है, प्रकाशी केंद्र है। तो इस किरण को प्रकाशी केंद्र से गुजारे तो सीधा ही चला जाएगा, अपवर्तन कैसा होगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो सीधा गया, पहला अपवर्तित किरण ये है, दूसरा अपवर्तित किरण ये है, दो अपवर्तित किरणें या दो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ मिला है तो ये आपका क्या होगा, प्रतिबिंब। वस्तु थोड़ा सा बड़ा बना है, ठीक है ना। चलिए अब जरा देखिएगा चित्र त्रिभुज, चित्र से मतलब चित्र से देख लेते हैं। त्रिभुज ओ बी ए, त्रिभुज ओ बी ए को जरा ढूंढ लीजिए, ओ बी ए, ठीक है ना। फिर ओ बी डैश ए डैश, खोजिए कहाँ है, ओ बी डैश ए डैश, ये आपको एक त्रिभुज दिख गया ऐसे करके, और ये आपको एक त्रिभुज दिख गया। इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, कौन बी ए, अभी तुरंत बोले हैं बीच वाला होता है कौन का मान, तो कौन ए मतलब ये वाला, बी डैश ए डैश ओ, बी डैश मतलब ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश, तो ये भी 90 ये भी 90, तो वही लिख दिए हैं समकोण, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन बी ओ ए। अब देखिए ओ आएगा, ओ मतलब ये वाला क्या होगा, बराबर होगा। अभी तुरंत बोले हैं ना शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। जब दो रेखाएं आपस में काटे तो ये क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये वाला देखिए ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों बराबर होगा, सीधी सी बात है ना। जब दो कोण बराबर हो गया तो क्या होगा, ए समरूपता कसौटी से क्या होगा, ये बराबर होगा, या जब दो बराबर होगा तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही लिख दिए हम। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो क्या कंडीशन है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, देखिए जैसा इसका लेंगे सेम उसका ऐसा लेना है, तो ए बी हो गया बटे ए डैश बी डैश। तो इसका देखिए, इसका अगर खरा वाला लिए हैं तो इसका भी खरा वाला लेंगे, ठीक है ना। ओ ए मतलब ओ ए, इसका जब सोया हुआ लिए हैं तो इसका भी क्या लेंगे, सोया हुआ लेंगे, तो वही ले लिए। समीकरण क्या हो गया, ये फर्स्ट। अच्छा यहाँ थोड़ा फर्स्ट हटा देते हैं, इसमें कुछ और मान रख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। ए बी बटे ए डैश बी डैश, ओ ए जरा देख लीजिए तो कहाँ है, ओ ए है आखिर क्या, ओ ए। देखिए दर्पण में क्या होता है, अगर आप दूरी मापना चाहते हैं, दर्पण में दूरी ध्रुव से मापेंगे, किससे मापेंगे, ध्रुव से। लेकिन लेंस में मापेंगे हम प्रकाशिक केंद्र से, किससे मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र लेंस का ये है, तो वस्तु को तो हमेशा बाएं साइड रखेंगे, तो वस्तु को यही ना रखे जी, ए बी हमारा क्या वस्तु है, तो ओ से ए ये क्या हो गया, वस्तु का दूरी हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर देख लीजिए, तो कहाँ गया, हाँ ओ ए क्या वस्तु का दूरी, माइनस क्यों दिए, क्योंकि ये इसके बाएं साइड, पहले बोल दिए बाएं साइड माइनस, दाएं साइड प्लस। ए डैश बी डैश देखिए, तो देखिए ए डैश बी डैश क्या है, ये ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अच्छा ये देखना है, सॉरी गलत देख लिए। देखिए उसी तरह ओ ए डैश, देखिए ओ ए डैश प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये वहाँ पर क्या बना है, इसके सीधे में प्रतिबिंब, तो ओ ए डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखते हैं, बी से, वस्तु की दूरी यू से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भी। अच्छा इसमें माइनस नहीं दिए क्योंकि लेंस के दाएं तरफ। इतना तक क्लियर है, ये हो गया आप समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार अब देखिए फिर से एंगल फैंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना उसी प्रकार, एक को नंबर नहीं काटेगा वो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार त्रिभुज ओ एम एफ टू जरा खोजिए तो कहाँ है, ओ एम एफ टू, ओ एम एफ टू, यानी कि ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है, ओ एम एफ टू, ठीक है ना। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू, सेम ये बराबर होगा। इसे करके दिखा दे क्या, देखिए ये 90 हुआ, ये भी 90 होगा, ये बराबर, तो सीधी से बराबर है, तो जरूरत करने वो समझ जाता है, खाली लिख दीजिएगा ना उसी पर अपने समझ जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, संगत भुजा बराबर होगा। तो ओ एम यानी कि ओ एम बटे ए डैश बी डैश, ओ एफ टू
OF2 यानी कि OF2 लिए तो इसका भी क्या लेंगे F2 मतलब जैसा इसका सोया हुआ लिए इसका भी सोया हुआ लेना है, तो OF2 बटा F2। अब देखिए OM को क्या लिख दिए हम AB लिख दिए, क्यों लिख दिए हैं रीजन आपको बताते हैं। ये AB देखिए जितना इसका हाइट है सेम उसका ही इतना हाइट है, तो हम कह सकते हैं कि AB किसके बराबर हो जाएगा OM के बराबर। तो हम लिख भी दिए वैसे यहाँ कि AB बराबर क्या है MO है, AB बराबर क्या है अब BM आपका ये हो गया BM समांतर है AO के, ठीक है ना। AB बराबर OM है तो ये AB बराबर है MO के बराबर है। तो यहाँ पर क्या कर दिए हम OM के बदले क्या लिख दिए AB लिख दिए, ठीक है ना। और OM के बदले AB लिख दिए और A' B' पहले से है बराबर OF2 अब बटे F2 A', ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इसमें कुछ करिश्मा करते हैं। AB को इसको वैसे ज्यों का त्यों रह दिया। OF2 देखिए कितना है OF2 देखिए आपको पता है यहाँ से इधर लीजिएगा तो ये भी फोकस है, यहाँ से इधर लीजिएगा तो ये भी फोकस है, यानी कि क्या है फोकस दूरी F है। तो इसके बदले क्या लिख दिया OF2 के बदले F लिख दिया F2 A' देखिए तो F2 A' यानी कि F2 A' यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे, तो ये पूरा लेंगे, ये पूरा क्या होगा यहाँ प्रतिबिंब बना है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी क्या हो गया भी, यानी बोल सकते हैं OA', क्या बोल सकते हैं OA', यानी OA' क्या है प्रतिबिंब की दूरी यानी भी है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं भी लिख सकते हैं घटा OF क्या हो गया फोकस, तो भी माइनस F हो गया। ये समीकरण क्या हो गया सेकंड हो गया, ठीक है ना। चलिए अब जरा देखिएगा समीकरण फर्स्ट को ढूंढिए। समीकरण फर्स्ट ये रहा, समीकरण सेकंड ये रहा, क्या दोनों बराबर है। जब दोनों का बायां साइड बराबर है तो दाएं साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो कर दीजिए माइनस यू बटे भी समीकरण फर्स्ट सेकंड से लिख के माइनस यू बटे भी बराबर F बटे भी में से। अब खाली गुना करना है, अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इतना आप कर सकते हैं खुद से, ये चीज़ ये आप खुद से समझ सकते हैं, ठीक है ना। आप खुद से गुना करके कैलकुलेशन करके आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए दृष्टि दोष क्या है, इसके सभी प्रकार का वर्णन करें। टोटल 6 प्रश्न इस क्वेश्चन में लिए हैं, 6 को आपको करना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्न करके दिखाएंगे। क्लास को भी बोल रहे हैं पूरा देखिए, ठीक है ना। देखिए दृष्टि दोष क्या, ये आपका 6 नंबर में प्रश्न आता है। कितना नंबर में आता है 6 नंबर पर। जो भी हम कर रहे हैं सिर्फ उतना आप करिए, ज़्यादा भटकिए मत, 50 को चैनल मत देखिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले समझते हैं दृष्टि दोष क्या है। देखिए दृष्टि माने देखना होता है और दोष माने बीमारी होता है, यानी कि देखने की बीमारी को दृष्टि दोष कहते हैं। सीधी सी बात है, बोलेगा सर यही लिख देंगे जब मैं, अरे नहीं तुमको समझाएं। देखिए दृष्टि दोष क्या होता है ना, जब हम किसी वस्तु को दूर रखा है नज़दीक रखा है उसको देखने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है ना, मतलब बिलबिला रहा है, सही से दिखे नहीं रहा है, तो समझ जाना तुमको आँख में कोई ना कोई दोष हो गया है, यही है दृष्टि दोष। समझ गए ना। यानी कि जब वस्तु दूर की या नज़दीक की हमें ना दिखे तो हम बोल देंगे हमारे आँखों में दृष्टि दोष हो चुका है। आपको PDF इसका मिल ही जाएगा, ठीक है ना। अब सर दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक निकट, दूर, जरा, और भी होता है अबिंदुकता भी होता है, समझ रहे हैं ना। अबिंदुकता और क्या कहते हैं आपका वो मोतियाबिंद भी होता है, लेकिन आपको ये 3 लिखना, वो मोतियाबिंद अबिंदुकता फंदुकता नहीं लिखना है। अब बात करते हैं सर निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए निकट मने नज़दीक, निकट मने नज़दीक, यानी कि निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, वैसा दृष्टि दोष जब निकट की वस्तु साफ साफ दिखे और दूर की साफ साफ नहीं दिखे। इसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे सामने मान लीजिए मार्कर, अगर हमको ये साफ साफ दिख रहा है तो हम कहेंगे, जैसे ये वस्तु हमारे पास नज़दीक है, इनको हम देख रहे हैं, लेकिन जब इसको दूर कर दे रहे हैं हम तो नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार का दोष अगर हो जाएगा तो समझिए कि निकट दृष्टि दोष हो गया। यानी कि नज़दीक है तो देख सकते हैं, दूर है तो नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा इसका एक और नाम है मायोपिया। मायोपिया इसका इंग्लिश नाम है, तो कभी कभी डायरेक्ट यही लिख देता है, तो क्यों हम इसको याद कर ले दुविधा से बचने के लिए। अब इनको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक होना चाहिए ना। देखिए आजकल जितना भी युवा है ना सबको समझिए निकट दृष्टि दोष है, समझ रहे हैं ना। तो निकट दृष्टि दोष, देखिए अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए, देखिए उसका आँख कैसे हो जाता है, मैं थोड़ा इधर इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये हम आपको बनाते हैं, ठीक है ना। ये हम आपको, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया ना उसका देखिए आँख कुछ इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से उसका कुछ आँख रहता है। ये हमारा आँख हो गया, ये रेटिना हो गया, हालांकि 3 लेयर होता है लेकिन हम आपको रेटिना सिर्फ बना के दिखा रहे हैं। ये क्या हो गया सर, ये हो गया कॉर्निया, क्या हो गया ये आपका हो गया कॉर्निया हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जो भी प्रकाश घुसेगा ना कॉर्निया से घुसता है, किससे घुसता है, कॉर्निया से। कॉर्निया जो होता है ना आपको दिखता नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु होता है। कैसा होता है, अपारदर्शी, जल्दी आपको दिख, बहुत पतला सा होता है ये, ठीक है ना। तो अपारदर्शी नहीं पारदर्शी होता है, क्या होता है, पारदर्शी।
पारदर्शी का मतलब क्या होता है पता है ना? पता, पारदर्शी का मतलब होता है जिससे कोई पदार्थ आर पार हो जाए, दूसरे जिससे क्या होता है आर पार हो जाए, यानी कि अदृश्य। अदृश्य मतलब ये आपको जल्दी दिखेगा नहीं, मतलब बहुत पतला होता है, इतना पतला होता है समझ जाइए। और पारदर्शी मतलब इससे कोई वस्तु आर पार चला जाए। तो ये क्या होता है, पतला परत यहाँ पर होता है, पारदर्शी होता है। तो कोई भी प्रकाश घुसेगा हमारे आंखों में, से यहाँ पर बल्ब जल रहा है बहुत सारा, तो प्रकाश मतलब दिख रहा है हमको, तो प्रकाश हमारे आंखों में आ रहा है, तो कहाँ से घुस रहा है? प्रकाश का सबसे पहले घुसा 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 आंख में जाके कॉर्निया, पहले उसमें घुसेगा, फिर आगे जो है रेटिना तक जाता है, रेटिना तक गया, समझिए प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए ये आंख, मान लीजिए ये जो है स्वस्थ व्यक्ति का आंख है, किसका आंख है? स्वस्थ आंख है, यानी कि किसी को कोई बीमारी नहीं है। जैसे ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, बाद में लिख देंगे। ये वस्तु यहाँ पर रख दिए, ये यहाँ से गया। अच्छा, आंख में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है। कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। तो ये किरण यहाँ पर गया, तो ये आपका यहाँ पर बन गया, फिर एक किरण गया, फिर आपका यहाँ पड़ता ना, फिर यहाँ पर बन गया। देखिए ये रेटिना पर मिला, ये रेटिना है, ये क्या है? रेटिना है। आंख में जो प्रतिबिंब बोलेगा कि आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना को एक और नाम है दृष्टिपटल, ठीक है ना। तो ये जो बना है ना, रेटिना पर बना, अगर रेटिना पर बन जाता है तो समझिए कोनो बीमारी नहीं है, बढ़िया सब चीज़ दिखेगा, ठीक है ना। अगर अब दूसरा केस बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए अब मान चलिए हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से बनाते हैं। अब ये वस्तु रख दी यहाँ पर हम, ये आपको उत्तल लेंस हो गया, ठीक है ना। तो अब अगर ये जाएगा ना, तो यहीं पर अगर ये मिल जाता है, कहाँ पर मिल जाता है? यहीं पर मिल जाता है। मिलना चाहिए यहाँ पर, मिलना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहीं मिल गया, मतलब ये रेटिना है, रेटिना के आगे ही मिल गया, तो रेटिना पर नहीं ना बना। रेटिना पर नहीं बनेगा तो हमें नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है। तो रेटिना कहाँ बन जाता है? आगे। ये जो केस है ना, ये किसका केस है? जिसको निकट दृष्टि दोष है। जिसको क्या है? निकट दृष्टि दोष है। जिसको क्या है? उतारने का आपको कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझ जाइए, क्योंकि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले है ना, पीडीएफ से कुछ नहीं होता, समझना ज़्यादा। समझ जाइएगा तो एग्जाम में भूल हो जाएगा ना, तो माइंड में रहेगा, याद हुआ वाला चीज़ भूल जाता जल्दी, समझा हुआ चीज़ जल्दी माइंड से नहीं निकलता है। तो ये किसका आंख है? निकट दृष्टि दोष का आंख है। अब सर इसको ठीक कैसे किया जाए, मतलब उपाय क्या है? उपाय है इसका अवतल लेंस। क्या उपाय है? अवतल लेंस उपाय है। अब देखिए, अब अवतल लेंस लगा के इनको ठीक करते हैं। क्या करते हैं? अवतल लेंस लगा के इनको हम ठीक करते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। देखिए ये थी हो गया, ये आपको उत्तल लेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ क्या कर देते हैं हम? आगे अवतल लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? अवतल लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस लगा देते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस लगा के क्या करते हैं? ठीक। देखिए अवतल लेंस का काम क्या होता है? अवतल लेंस का काम क्या होता है? अवतल लेंस का काम होता है किरणों को फैलाना, किरणों को फैलाना, बोले तो अपसारित करना। और उत्तल लेंस का काम क्या होता है? किरणों को इकट्ठा करना, मतलब अभिसारित करना। तो आगे अगर चश्मा पहन ली, जैसे कि डॉक्टर, हमको मन से निकट दृष्टि दोष हो गया, तो जाएंगे डॉक्टर पास, तो चश्मा कौन सा देगा? अवतल लेंस देगा, क्योंकि ठीक करने के लिए अवतल लेंस चाहिए। तो जैसे कोई भी वस्तु आएगा तो पहले हमारे चश्मा में घुसेगा, फिर आंख में जाएगा, क्योंकि आगे चश्मा आ गया। तो चश्मा अवतल लेंस का, अवतल लेंस क्या करेगा? पहले किरणों को फैला देगा। जो भी प्रकाश आएगा वस्तु से, किरण से, तो वस्तु से जो किरण निकलेगा हमारे आंखों में जाएगा। चश्मा जो पहने हैं, चश्मा कौन सा है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस का काम क्या होता है? फैलाना। तो एक बार फैलाएगा, फिर चश्मा के बाद किस में घुसेगा? आंख में। चश्मा के बाद आंखें हैं, तो आंख क्या करेगा? आंख में उत्तल लेंस है, वो क्या करेगा? इकट्ठा कर देगा। देख कुछ इस प्रकार होगा, ये हमारा किरण जाएगा जाएगा जाएगा, मतलब ऐसे नहीं, सॉरी, पहले इससे नहीं घुसेगा, इससे जाएगा, तो ये पहले क्या करेगा? फैलाए, कुछ इस तरह से फैला देगा, कुछ इस तरह से क्या करेगा? ये फैला देगा, ठीक है ना। अब जब अवतल लेंस उत्तल लेंस पर आएगा तो ये क्या कर देगा? फिर इकट्ठा कर देगा। क्या कर देगा? इकट्ठा। इकट्ठा मतलब ये रेटिना पर कर देगा, ठीक। थोड़ा सा लिखने में नहीं बन रहा है, तो ये रेटिना पर कर देता है, यहाँ पर रेटिना पर। जब रेटिना पर बन गया, सारा दुविधा खत्म, सारी दिक्कतें खत्म, तो ठीक है ना। तो अवतल लेंस लगा कर क्या कर सकते हैं? जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, यानी कि मायोपिया है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इसमें क्या होता है? दोष के कारण क्या होता है? इसमें आपका जो नेत्र गोलक है ना, ये नेत्र गोलक, आंख का गोला, वो बड़ा हो जाता है। क्या होता है? बड़ा हो जाता है। चलिए अब थोड़ा इसमें दूरदृष्टि देख लेते हैं। आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, सिर्फ समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार इस बात को हम क्यों बोल रहे हैं? ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज बात है ये। दूरदृष्टि में क्या होता है? निकट में क्या होता था? निकट की वस्तु साफ साफ, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक करने के लिए उत्तल लेंस। दूरदृष्टि इसका उल्टा होगा। दूरदृष्टि में क्या है? दूर का वस्तु दिखेगा लेकिन नज़दीक का नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको खूब दूर कर दिए ना, हमको दिख गया, लेकिन नज़दीक ला दिए तो नहीं दिखा। तो ये वाला बीमारी जो हो गया ना, बोल देंगे हमारा दूरदृष्टि दोष बीमारी हो गया है। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। क्या करेंगे? उत्तल लेंस। क्योंकि दूर का दिख रहा है, नज़दीक का नहीं दिख रहा, तो बोल सकते हैं कि अभिसारित करने की क्षमता घट गया है। इसमें जरा देखिए, इसमें अभिसारित करने की क्षमता बढ़ जाता है। अभिसारित करने की क्षमता क्या होता है? बढ़ जाता। देखिए ना,
अभिसारित करना था यहाँ पर, लेकिन यहीं पर कर देता है। देखिए अभिसारित यहाँ पर ना करना चाहिए, इकट्ठा यहाँ करना चाहिए, लेकिन यहीं करता है। मतलब अभिसारित करने के लिए तत्पर है, कितना जल्दी अभिसारित कर दे। तो निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाता है तो अभिसारित मतलब बहुत जल्दी करता है, क्षमता बढ़ जाता है। लेकिन दूर दृष्टि वाला व्यक्ति में क्या होता है, अभिसारित करने की क्षमता घट जाता है। करना चाहिए यहाँ, करता है रेटिना के पीछे जाके। जैसे देखिए अब आपको हम जो है यहीं पर अगर दूर दृष्टि का बात करें, मान लीजिए कि अब ये आँख जो है दूर दृष्टि वाला है, तब जानते हैं कैसे होगा, कोई किरण आ गया तो एकदम ये यहाँ पर इकट्ठा करेगा, यहाँ पर इनको सीधा जरा ये एकदम यहाँ पर इकट्ठा करेगा, यहाँ पर। तो रेटिना यहाँ है, कर रहा है रेटिना के पीछे। तो ऐसा केस किस में बनता है, दूरदृष्टि में बनता है। इसमें क्या होता है, आँख हमारा छोटा होता है, नेत्र गोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है ना, जिससे अभिसारित करने की क्षमता घट जाती है। ठीक करने के लिए क्या, उत्तल लेंस। अब देखिए इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर उत्तल लेंस लगाएंगे, तो उत्तल लेंस का काम क्या होता है, इकट्ठा करना, अभिसारित करना। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर आएगा, अब थोड़ा इसको मिटाते हैं एक बार हम, ठीक है। देखिए जलकन जा, ये हमारा आँख है, ठीक है ना, ये हमारा आँख है। उत्तल लेंस तो पहले से है, इसमें कौन सा दोष को ठीक कर रहे हैं, दूरदृष्टि को। तो आगे उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा, चश्मा कौन सा पहनना पड़ेगा, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस क्या करता है, अभिसारित। अब 2 बार अभिसारित होगा, एक बार जो चश्मा पहने उत्तल लेंस का वो अभिसारित करेगा, और एक बार आँख में खुद है वो अभिसारित करेगा। ये कैसे, ये करा अभिसारित कुछ इस तरह से, ये भी करा कुछ इस तरह से, और फिर ये यहाँ क्या करेगा, कुछ इस तरह से ये अभिसारित यहाँ पर कर देगा। तो रेटिना पर आ गया। रेटिना पर जैसे बना, समझिए सब बीमारियाँ खत्म, सब बीमारियाँ खत्म, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कर सकते हैं, दूरदृष्टि को उत्तल लेंस लगा के ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। जरा दूरदृष्टि की बात करें, देखिए जरा दूरदृष्टि में चित्र हम नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको 2 बार चित्र इसमें बनाना पड़ेगा। एक बार रेटिना के पीछे बनाना पड़ेगा, एक बार रेटिना के आगे बनाना पड़ेगा। क्योंकि जरा का मतलब होता है बूढ़ा, जरा का मतलब क्या होता है, बूढ़ा। नॉर्मली ये रोग जो है बुढ़ापे में ही होता है, लगभग 45 से 50 साल के बीच में जो है ये रोग होता है। कौन, जरा दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। तो इस वाले रोग में क्या होता है, ना ही नजदीक का दिखता है ना ही दूर का दिखता है। चलिए मान लीजिए कि निकट में क्या था, निकट का तो दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था, एक को सही से दिख रहा था ना। लेकिन इसमें क्या है ना, कोनो सही से नहीं दिखता है। कभी जो हमारी पक्षामी मांसपेशियां होती है आँख की, तो आँख का देखिए हम चित्र भी बनाए हुए हैं ना, जो पक्षामी मांसपेशियां हैं तो वो अगर घिंचाता है तो घिंचैले रह जाता है, सिकुड़बे नहीं करता है। तो ये होता है जरा दूरदृष्टि दोष में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कभी रेटिना के पीछे बन जाएगा, कभी रेटिना के आगे बन जाएगा। तो यानी कि दोनों बीमारी, मतलब दोनों लेंस चाहिए। उत्तलो दीजिए, उत्तल देंगे तो कौन सा ठीक होगा, उत्तल देंगे तो कौन सा ठीक होगा, रेटिना के पीछे से बनता था वो ठीक, मतलब दूर वाला ठीक होगा। और अवतल देंगे तो कौन सा दृष्टि ठीक होगा, निकट दृष्टि दोष ठीक होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जरा दूरदृष्टि में क्या चाहिए, द्विफोक्सी लेंस चाहिए। क्या चाहिए, द्विफोक्सी, यानी इसको बोलते हैं बाईफोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाईफोकल बोलते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट इनको हम देख लेते हैं, अभी तक बने रहिएगा, है ना। देखिए अब बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक, देखिए हालांकि हमने ये पहले पढ़ाया हुआ है विद्युत धारा चैप्टर में, लेकिन फिर से हम आपको अच्छे से समझाना चाह रहे हैं, आप लोग समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है ना, प्रतिरोध का संयोजन है। क्या है, प्रतिरोध का संयोजन। सर प्रतिरोध का संयोजन क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसलिए करते, मान चलिए हमारे पास 5 गो प्रतिरोध, R1 R2 R3 सब प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा को रोकना। क्या होता है, धारा को रोकना, जो धारा का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तीनों के बदले हम ऐसा प्रतिरोध लाए जो कि इन तीनों का काम अकेले कर ले। ये तीन प्रतिरोध है, इसके लिए हम अकेले प्रतिरोध ऐसा लाए जो कि हो इसके तुलना में बराबर हो। तो इसलिए क्या करते हैं, प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि जो प्रतिरोध हमें दिया है उससे हमें वांछित प्रतिरोध चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, प्रतिरोध का संयोजन करते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणीक्रम, पार्श्वक्रम, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी आ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए तो 3 प्रतिरोध है, 1 2 3, ये किस में जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है आपका श्रेणीक्रम में। किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणीक्रम में जुड़ा। इसमें बैटरी जोड़ दिया है, यहाँ हम कुंजी दबा दिए। क्या दबा दिए, कुंजी दबा दिए। कुंजी दबाते ही क्या होगा, करंट बहने लगेगा। किसमें, विद्युत परिपथ में बहने लगेगा। आपको पता है करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत, यानी बोल सकते हैं कि प्लस से आपका क्या होगा, करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट माने आई निकल गया, क्या निकल गया, आई। तो ये आई निकला पूरे प्रतिरोध में घूमेगा ये। तो यहाँ तक आते आते एक बात आपको ध्यान रखना है, धारा माने करंट, रास्ता बदलने पर बदल जाएगा। अगर रास्ता नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर रास्ता नहीं बदल रहा है, कुंजी दबाए, करंट निकला। देखिए एक ही रास्ता जा रहा है, बिल्कुल भी
करंट का डायरेक्शन जो है, धारा का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। अब वो लोग सर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, रास्ता तो बदला नहीं रे, रास्ता नहीं बदला है। रास्ता बदलने मतलब क्या होगा, 2-3 गो रास्ता हो जाना, से यहाँ से गया यहाँ से गया, एक इधर फूट गया एक इधर फूट गया, ऐसे होता तब ना। कहाँ फूट रहा है, एकदम सीधा में है, एकदम क्या है, सीधा में है। तो बोल सकते हैं कि धारा जो चल रहा है ना उसका रास्ता नहीं बदल रहा है। जब नहीं बदल रहा है तो धारा का मान जो है इन तीनों प्रतिरोध में क्या है, बराबर जाएगा। मान लेते हैं कि धारा जो यहाँ बैटरी से 1 एम्पियर का धारा निकल रहा है, कितना निकल रहा है, 1 एम्पियर का, तो एकरा तीनों में जो है 1 एम्पियर ही जाएगा, क्योंकि रास्ता नहीं बदल रहा है, श्रेणी क्रम है ये, ठीक है ना, समझ गए ना। लेकिन हम क्या बोले कि विभवांतर का मान बिंदु बदलने पर बदलता है, बिंदु बदलने पर। बिंदु तो बदल रहा है, देखिए ये प्रतिरोध कहाँ स्थित है, इसका पॉइंट ये है, इसका पॉइंट ये है, यानी कि इस वाले पॉइंट अगर मान दे दे, ए हो गया ये बी हो गया, ठीक है ना। अगर ये प्रतिरोध देखे ये हो गया बी और इसका मान करें तो ये डी, मतलब कि R1 प्रतिरोध जो है ए और बी के बीच में है, और R2 प्रतिरोध बी और सी के बीच में है, और R3 प्रतिरोध सी और डी के बीच में है। यानी तीनों प्रतिरोध का बिंदु क्या है, अलग अलग है। जब तीनों प्रतिरोध का बिंदु अलग अलग है तो उसमें जो विभवांतर उत्पन्न होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अच्छा, मान लेते हैं कि इस बैटरी से जो है 6 वोल्ट का बैटरी, कितना वोल्ट का है, 6 वोल्ट का बैटरी है, तो सब में तो अलग अलग वोल्टेज जा रहा है, विभवांतर अलग जा रहा है। तो इसमें मान लेते हैं कितना जाएगा, V1, इसमें जाएगा V2, इसमें जाएगा V3 जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इधर ओम के नियम से। क्या बात करते हैं, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए, हर प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाएंगे। तो प्रथम प्रतिरोध क्या होगा, V1 बराबर IR1 समीकरण फर्स्ट। द्वितीय प्रतिरोध के लिए V2 बराबर IR2 समीकरण सेकंड। तृतीय प्रतिरोध के लिए V3 बराबर IR3 समीकरण थर्ड, ठीक है ना। अब तुल्य प्रतिरोध, अभी तुरंत बोले हैं कि हम प्रतिरोधों को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें एक वांछित प्रतिरोध चाहिए, फालतू ज्यादा प्रतिरोध हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसके चलते हम एक बनाते हैं तुल्य परिपथ। क्या बनाते हैं, तुल्य परिपथ बनाते हैं। देखिए ये जो प्रतिरोध लगाए हैं, ये प्रतिरोध क्या है, ये तीनों प्रतिरोध का अकेले मुकाबला कर लेगा, कौन, ये R तुल्य प्रतिरोध। तो इसके लिए भी निकाल लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध के लिए V बराबर क्या होगा, I, R का मान यहाँ क्या रखेंगे, R तुल्य, तो IR तुल्य। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 4। क्या हो गया, समीकरण 4। अब बात करते हैं परिपथ से, V बराबर V1 V2 V3। अब बोलेंगे ये कैसे लिख दिए हम, देखिए ये जो बैटरी है इसी से नहीं पूरा धारा इसमें जा रहा है। मान लीजिए 6 वोल्ट का बैटरी, इसमें 2 जा रहा होगा, 2 वोल्ट, इसमें 1 वोल्ट जा रहा होगा, इसमें 3 वोल्ट जा रहा होगा। अब को फिर जोड़ेंगे 2 1 3 3 6, तो यही ना आएगा जी, यानी कि V1 V2 V3 जोड़ेंगे तो VN आएगा। तो वही लिखें, V बराबर कहाँ गया, V1 V2 V3 समीकरण 5 होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 5 है ना, इसमें समीकरण 1 2 3 4 का क्या करेंगे, मान रख देंगे, ठीक है ना, मान रखिए। तो वही लिख दिए पूरा हम। तो V का मान क्या हो जाएगा, V IR तुल्य, तो V के बदले IR तुल्य दिए। अब V1 का मान देखिए, V1 का मान क्या हो गया, IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3, सब इसमें दिया हुआ है। अब इसमें I कॉमन लीजिए, I कॉमन क्या होगा, R1, I खत्म, I खत्म, तो R1 R2 R3 आ जाएगा। अब देखिए ये I, अच्छा इधर I होगा यहाँ पर, ये I कट जाएगा तो क्या बच गया, R तुल्य बराबर R1 R2 R3। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। ये एकदम देखिए इतना आसान से ये प्रूव करिए, 6 नंबर का आता है, कितना नंबर का आता है, ये 6 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। इसी तरह ये भी इनको देख लेते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, लाइन कट गया है तो आपको जो है किसी तरह सोच रहे हैं कि छूटना नहीं चाहिए, हम छोड़ रहे थे लेकिन सोच रहे हैं किसी तरह आपको हम कराई दें, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर ये, ठीक है। समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, वो रूल आपको ध्यान रखना है, अगर धारा का रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगा, अगर रास्ता नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। बिंदु अगर विभवांतर का बदलेगा तो ही विभवांतर बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा, ठीक है ना। देखिए ओम के नियम से डायरेक्ट इसमें चलते हैं, ठीक है। इसमें आपका 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 सब दिख रहा होगा, बैटरी है, यहाँ कुंजी दबा देते हैं, कुंजी यहाँ पर हम नहीं दबा देते, कुंजी यहाँ पर दबा देते हैं, ठीक है ना। कुंजी दबाएंगे तो क्या होगा, धारा निकलना स्टार्ट, देखिए धारा निकलना, ये स्टार्ट, धारा गया 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 गया। अब जरा देखिएगा यहाँ पर क्या है, धारा का रास्ता चेंज हो रहा है, धारा का रास्ता क्या है, चेंज हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक आया था, यहाँ तक जो धारा, ये जो बिंदु दिख रहा है यहाँ तक धारा ठीक रहेगी। यहाँ से 3 रास्ता बने, एगो इधर, एगो ही प्रतिरोध में, एगो ही प्रतिरोध में, एगो ही प्रतिरोध में, 3 प्रतिरोध में धारा हो गया। जब धारा का रास्ता बदल गया तो धारा का मान बदलेगा ना, अभी हम बोले थे ना। तो इसमें मान लीजिए I1 जाएगा धारा, इसमें I2 जाएगा, इसमें R3 जाएगा, लेकिन बिंदु एक के है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बिंदु, एक बिंदु आपको यहाँ दिख रहा है, एक बिंदु आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसी दोनों बिंदु के बीच में ये तीनों प्रतिरोध, ध्यान समझिए। ये एक बिंदु ये हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक बिंदु आपको यहाँ दिख रहा है, एक बिंदु आपको यहाँ दिख रहा है, इसी दोनों बिंदु के बीच ये तीनों प्रतिरोध है। तो बिंदु चेंज नहीं हो रहा है, जब बिंदु चेंज नहीं हो रहा तो विभवांतर क्या होगा, समान। मान चलिए यहाँ 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है, तो इस सब में जो है ना
ई प्रतिरोध हो गया, ई प्रतिरोध हो गया, ई प्रतिरोध, तीनों में क्या जाएगा 6 वोल्ट ही वोल्टेज जाएगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो बाकी आप समझ ही चुके हैं। चलिए ओम के नियम से देखते हैं, V बराबर आई आर, इसमें आई का मान निकालना, क्योंकि इसमें क्या होता है ना भिन्न वाला निकलता है प्रतिरोध, तो आई बराबर क्या होगा V बटे आर। आगे थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है प्रथम प्रतिरोध के लिए ले लेते हैं, प्रथम प्रतिरोध के लिए, ठीक है ना। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, आई बराबर V बटे R1, द्वितीय प्रतिरोध के लिए V बटे R2, तृतीय प्रतिरोध कितना, ठीक है ना। इसमें भी क्या बनाना पड़ेगा, इसमें भी क्या बनाना पड़ेगा, तुल्य परिपथ। देखिए ये जो आपका है, हम तुल्य परिपथ क्यों बनाना चाह रहे हैं कि 3 को प्रतिरोध जो R1 R2 R3, ये तीनों का कर ले कौन कर ले, R तुल्य, तीनों का कर ले कौन कर लेगा, R तुल्य कर लेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है इसके लिए तुल्य परिपथ बनाया। तो तुल्य परिपथ में भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा V बटे R2, क्या हो जाएगा V बटे R2। तृतीय प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, I3 बराबर V बटे R3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा वो तो बता ही दिया आपको, आगे बढ़ते हैं। अब परिपथ से देख लेते हैं, क्या देखते हैं, परिपथ से क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हम आपको बताए हैं कि देखिए इसमें क्या है, धारा का रास्ता बदल गया है ना, धारा का रास्ता बदल गया तो सभी प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होगा। देखिए यहाँ से मान चलिए आई करंट निकला, क्या निकला यहाँ से आई करंट, तो इसमें I1 है, I2 I3, तो इसी मान लीजिए 2 एम्पियर का निकला, क्या निकला 2 एम्पियर का निकला। तो ये तीनों प्रतिरोध 2 एम्पियर को झेल रहा है, तीनों प्रतिरोध 2 एम्पियर को झेल रहा है, इसलिए बोल सकते हैं आई बराबर ही क्या होगा, I2 I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना। तो इतना आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं, वही मान रख दीजिए, आपका सब आंसर आ जाएगा। तो V बटे आई के बदले क्या होगा, V बटे R तुल्य, देखिए नीचे यहाँ पर दिया होगा, आई के बदले क्या दिया है, V बटे R तुल्य यहाँ पर दिया, आई का मान V बटे R तुल्य, तो V बटे R तुल्य दे दिए, I1 का मान V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3 दिया है, ठीक है ना। तो आगे देखिए आप, अब क्या करते कॉमन ले लीजिए, V कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 बटे R1, 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, V भी खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटे R तुल्य बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है ना। तो ये फाइनली जो है समांतर क्रम का भी प्रूव्ड हो गया। देखिए ये पूरा हम आपको जो है करा दिए हैं। उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा। इसका पार्ट 2 भी जल्द लेकर आएंगे, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लगा के रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।